Hi students, welcome back once again to one more session of my online biology classes, Biology Simplified. I am Dr. Shamla Shah, okay, and my contact details you can see on this slide. आपको पता है कि मैं चैप्टर 1 ले रही हूँ, है ना, स्टैंडर्ड 11 स्टेट टेक्स्ट बुक का, जिसको हम बोलते हैं लिविंग वर्ल्ड। मैंने ऑलरेडी 3 सेशंस लेके रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं। सो those of you who have missed the previous sessions and was just watching this video for the first time, don't worry. The things are there already online, so you can just check it out. I have my previous videos already that are placed online. ठीक है, आप में से कई लोगों ने मेरे वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज फाइन एंड दैट यू आर स्टडिंग वेल। और अभी तक के जो भी सेशंस है, आई होप आपको टेक्स्ट का जो मैटर है वो क्लियर हुआ है। अगेन, इफ देर आर एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट द नंबर दैट आई हैव गिवन यू, है ना, नंबर दिया हुआ है। या तो आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, तो मैं वो आपको क्लैरिफाई कर दूंगी। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने म्यूजियम्स एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क्स देखे थे, है ना। वी वर डूइंग हाउ ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस वी कैन यूज टू स्टडी बायोडाइवर्सिटी एंड हाउ वी कैन यूज दीज एज टैक्सोनॉमिक एड्स। सो याद है आप लोगों को? करेक्ट, आपने प्रीवियस सेशंस देखे हैं एंड आई होप कि आप स्टडी भी कर रहे हो उसमें से। करेक्ट, वेरी गुड। सो इस पर्टिकुलर पेज में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी करके ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था लास्ट टाइम। करेक्ट, सो लेट्स जस्ट गो थ्रू इट ऑल ओवर अगेन। सो दिस इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट। ये जो जूलॉजिकल पार्क्स और बायोलॉजिकल पार्क्स वगैरह है ना, दिस इज वन एस्पेक्ट। ये जो बॉक्स करेक्ट, ये डील करता है कॉन्जर्वेशन से। कॉन्जर्वेशन का मतलब क्या होता है ना, कंजर्वेशन वर्ड आपने कई बार सुना होगा। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, है ना। कंजर्विंग वाटर आपने सुना होगा, कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो किसी चीज को घटने से, खराब होने से, ओके, या कम होने से बचाना, उसको, उसका मतलब होता है कंजर्वेशन, राइट। सो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? बायोडाइवर्सिटी आप ऑलरेडी ये वर्ड अभी सुन चुके हो। सो नाउ यू नो ना डाइवर्सिटी मतलब क्या। डाइवर्सिटी मीन्स लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज, यस और नो। सो लाइक आई वाज टेलिंग यू इन द फर्स्ट क्लास कि स्पाइडर्स हैं तो बहुत सारे टाइप्स हैं, प्लांट्स हैं तो बहुत सारे टाइप्स हैं। तो हमको एज ह्यूमन बींग्स, है ना, हमारे पास एक यूनिक इंटेलिजेंस है, ब्रेन है। तो हमारे एक्टिविटीज के वजह से, करेक्ट है, कभी कभी नेचर का नुकसान भी होता है। तो अभी हमने उस चीज को रियलाइज करना शुरू किया है कि वी कैन नॉट प्रोग्रेस एट द कॉस्ट ऑफ नेचर, है ना। हम नेचर को खराब करके या नेचुरल रिसोर्सेज को बिगाड़ के हम बहुत ज्यादा टाइम तक ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल उसका इफेक्ट हमारे ह्यूमन लाइफ्स पे भी होगा, राइट। सो अभी हमने क्या अंडरस्टैंड किया है कि नहीं, जो भी डाइवर्सिटी है, जितने टाइप के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, है ना, एक पर्टिकुलर एरिया में इंसेक्ट्स हैं, हमको सबको बचाकर, उनको प्रोटेक्ट करके फिर आगे बढ़ना है। सो कंजर्वेशन जो है, दोज आर सर्टेन एफर्ट्स जो इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट्स लेते हैं, सो दैट एक पर्टिकुलर एरिया का जो डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन है उसको हम प्रिजर्व कर सकें। Does this make sense to you? Yeah, I'm sure it makes sense, है ना। It's very simple to understand. So बायोडाइवर्सिटी को हम सिंपली एक सेंटेंस में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम उनको उसको बोलते हैं इट्स अ डिग्री ऑफ वेरिएशन, है ना, डिग्री ऑफ वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स अगर आप ले लें तो वहां पे बहुत सारे अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल सपोज इफ आई से कि वेस्टर्न घाट्स हैज गॉट लाइक 800 डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स, तो वो वहाँ का बायोडाइवर्सिटी हो गया। वही अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो यू मे नॉट गेट 800, यू मे गेट समथिंग लाइक मे बी 60-70 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, है ना, किसी रेती और बहुत गर्म इलाके में, अंडरस्टैंड ना। तो डिग्री ऑफ वेरिएशन जो है वो उस एरिया का बायोडाइवर्सिटी हो गया या उस इकोसिस्टम का बायोडाइवर्सिटी हो गया। अब हम डाइवर्सिटी पे इतना स्ट्रेस क्यों करते हैं? करेक्ट है, जैसे जैसे आप बायो का स्टडी करते जाएंगे डेप्थ में, ओके, आपको आगे जाके 12th स्टैंडर्ड में कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो इकोसिस्टम से डील करेंगे, राइट, दे आर रिलेटेड टू एनवायरमेंटल स्टडीज।
और वो टाइम पे आप रियलाइज करेंगे कि पर्टिकुलर इलाके में, है ना, जितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स होंगे ना, या अलग अलग टाइप के एनिमल्स होंगे, वो जो इकोलॉजी है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस, है ना। एक जगह पे मेरे पास 1 लाख झाड़ है, लेकिन वो सारे झाड़ ओनली आम के ही हैं, तो ये डाइवर्सिटी नहीं हुआ। हाँ, वो जगह मैं बोल सकती हूँ यस रिच है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो या इट विल बी अ ग्रीन एरिया, इट विल बी अ गुड एरिया, नो डाउट। लेकिन इज इट अ डाइवर्स एरिया? नो, है ना। डाइवर्सिटी होने के लिए मुझे क्या चाहिए? आम के साथ साथ में मेरे पास गुलमोहर के भी झाड़ होने चाहिए, और बाकी के भी जो बैनियन ट्रीज है वो भी होने चाहिए ना। जितने ज्यादा टाइप्स के झाड़ एक पर्टिकुलर एरिया में होगा, उतने ज्यादा टाइप का फूड मिलेगा दूसरे एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, है ना। तो उतने डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स, उतने डिफरेंट टाइप्स के पंछी, उतने डिफरेंट टाइप्स के छोटे एनिमल्स, बड़े एनिमल्स, सब वो एरिया में ग्रो हो सकते हैं। तो जब डाइवर्सिटी होती है तो इकोलॉजी जो है स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है। करेक्ट। इफ आई हैव ओनली आम के झाड़, एंड सपोज आम के झाड़ों में आज के दिन कोई बीमारी लग गई, सारे आम ही के झाड़ हैं, सारे झाड़ खराब हो जाएंगे, है ना, और सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा इकोलॉजी स्टेबल हो सकेगा एक ही झाड़ या एक ही स्पीशीज के साथ? नहीं होगा, है ना। सो दैट इज वाई बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके के स्पीशीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसको प्रिजर्व करने का जो तरीका है, दैट वी कॉल इट कंजर्वेशन। इज दिस मेकिंग सेंस टू यू? यस। ओके। सो जितना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी होगी, 1000 स्पीशीज, 5000 स्पीशीज, 8000 स्पीशीज, है ना, और जितना डेंसिटी होगा, एक ही स्पीशीज के लाखों एनिमल्स, एक ही स्पीशीज के लाखों लाखों प्लांट्स, है ना। तो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स, डेंसिटी मतलब एक ही टाइप के कितने सारे। तो दोनों चीजें जब बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, है ना, तो दैट बिकम्स अ मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। सो जिन नेम्स का मैं बार बार जिक्र करती हूँ, लाइक इन इंडिया यू हैव द वेस्टर्न घाट्स, है ना, इन द वर्ल्ड वी हैव द रेन फॉरेस्ट। हम रेन फॉरेस्ट को लेके क्यों इतना, मतलब पीपल आर सो केयरफुल अबाउट द रेन फॉरेस्ट, क्योंकि उधर लाखों स्पीशीज हैं, राइट, और एक एक स्पीशीज के लाखों एनिमल्स और लाखों प्लांट्स हैं। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बायोडाइवर्सिटी सेटअप। same way in our western ghats, so we have lots of different biodiversity areas, और हॉटस्पॉट्स बोलते हैं उनको। करेक्ट है, ये चीज आप आगे जाके 12th में स्टडी करेंगे इन डिटेल। करेक्ट है। तो ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम का एक बोलते हैं मापदंड, जिसको बोलते हैं इट्स अ टाइप ऑफ इंडिकेशन दैट योर इकोसिस्टम इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। करेक्ट है। अभी देखिए, ह्यूमन पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन हो रहा है ना, वी आर हैविंग टू मेनी पीपल, यस दिस यू विल अग्री विथ मी, है ना। अभी जो करंट हमारे क्राइसिस चल रहे हैं एनवायरनमेंट के, हेल्थ के, क्यों इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड इंक्रीज हो रहा है, राइट। एंड इतना सारा पॉपुलेशन जो है, इसको जगह खाने के लिए, रहने के लिए, ओके, अपने एक्टिविटीज करने के लिए क्या होता है, नेचर का जगह कम होते चला जाता है। हम फॉरेस्ट को काटते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स की अपनी इकोसिस्टम खत्म हो जाती है। सो इसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम बहुत ज्यादा चीजों को यूज कर रहे हैं, और यूज कर करके हम बहुत जल्दी खराब कर रहे हैं इनको। करेक्ट है, आप मानते हैं ना ये चीज को? तो क्या होता है कि जब ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड बढ़ रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग? बिकॉज वी आर कटिंग फॉरेस्ट, बिकॉज हम लेक्स को खत्म कर रहे हैं, सब पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमारे नंबर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स मर रहे हैं ना। तो बायोडाइवर्सिटी को क्या हो रहा है? बायोडाइवर्सिटी इज रिड्यूसिंग, और बहुत फास्ट रिड्यूस हो रहा है ना। तो इतनी जल्दी अगर ये सब खत्म हो जाएगा, तो फिर वो डेंजरस है हमारे लिए भी। करेक्ट। तो कुछ लोगों ने अभी इस बात को समझा है, कुछ साइंटिस्ट हैं, और कुछ गवर्नमेंट्स हैं, और कुछ लोग हैं मेरे आपके जैसे, जो स्टडी करते हैं और समझते हैं कि अभी तो भाई इसको रोकना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको इस तरीके से हम नहीं लाइफ निकाल सकते। सो कंजर्वेशन जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं? हम कुछ ऐसे प्रयत्न करते हैं जिससे हम ये जो प्रोसेस है इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। वी कैन स्टॉप इट, है ना, वी कैन स्लो इट डाउन, वी कैन एटलीस्ट स्टॉप इट, और वी कैन इवन कैरी आउट रिवर्सल। रिवर्सल मतलब जैसे अगर पूरी जगह बंजर हो गई है,
तो हम वापस से उसको हरा भरा बना सकते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्सल, राइट। सो जो नेचुरल हैबिtat एक घर है उस ऑर्गेनिज्म का, उसको हमने जिनको खत्म कर दिया है, उसको हम वापस से अगर बना देते हैं तो दैट बिकम्स रिवर्सल, है ना। तो ये जो प्रोसेसेस हैं, राइट, जहाँ पे हम एक ऑर्गेनिज्म के खुद के जगह को वापस से एस्टेब्लिश करते हैं, वैसे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब होता है ऑन द साइट, या वही जगह पे जहां पे वो ऑर्गेनिज्म रहना पसंद करता है। सो दिस इज नॉट लाइक मेकिंग अ जू, डू यू अंडरस्टैंड। अगर मुझे किसी प्लांट को या एनिमल को बचाना है, तो मेरे पास दो तरीके हो जाते हैं अभी। एक तो या तो मैं वो प्लांट को निकाल के एक अलग जगह पे बोटानिकल गार्डन में ग्रो करूं, और एनिमल को निकाल के जू में डाल दूं, ये भी कॉन्जर्वेशन है। लेकिन ये कॉन्जर्वेशन किस तरीके का है, क्या उसके घर में हम उसको प्रिजर्व कर रहे हैं? नहीं ना, हम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में कर रहे हैं। तो आपको याद होगा, ऐसे टेक्निक्स को हम बोलते हैं XC2। सी, कैन यू सी दिस वर्ड हियर, XC2। XC2 मतलब आउट ऑफ साइट, हाँ, उसके जगह के बाहर हम आर्टिफिशियल जगह में उनको प्रिजर्व करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं के घर को हम प्रिजर्व करें, उन्हीं के फॉरेस्ट को, उन्हीं के लेक को, जहां वो नॉर्मली रहना पसंद करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को अगर हम प्रिजर्व करें, तो ये टेक्निक को हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। करेक्ट है? डज दिस मेक सेंस हियर? ऑलराइट। नाउ, डाइवर्सिटी अगर खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। करेक्ट है। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे ठीक है, नहीं रहेगा तो भी क्या होता है, हम तो सरवाइव कर ही रहे हैं, है ना। लेकिन क्या है कि हम भी इस दुनिया का हिस्सा है, जैसे दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स भी यहाँ पे रहते हैं, सबको नेचर ने बनाया है। तो वी डोंट हैव राइट कि हम उनको ओवर एक्सप्लॉइट करके उनको हार्म करें। ओके, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। हमारे यूज जितना यूज करके फिर बाद में हमको वापस से उनको प्रिजर्व करने के भी तरीके हम ही को ढूंढ के निकालने चाहिए, right? Otherwise what is happening, otherwise what we are doing is we are over exploiting the situation, and we don't have a right to do that, है ना। दूसरे जानवरों को, प्लांट्स को, हमको तकलीफ में डालने का कोई हक नहीं बनता। सो वी शुड नॉट डू इट। प्लस बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इकोसिस्टम स्टेबल नहीं होगा तो क्या होगा, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इकोसिस्टम पे डिपेंडेंट हैं कि नहीं है? यस और नो? ओके, हमारा खाना पीना कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोसिस्टम पे निर्भर करता है। सो अगर सारा इकोसिस्टम ही खराब हो गया तो हमारे ऊपर भी आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आएगा ही, राइट। सो देयरफॉर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, जो हमारा नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और प्लस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर ओन सर्वाइवल, वी हैव टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी। करेक्ट है। और एक चीज ये है कि अगर एक वैरायटी खत्म हो जाती है तो पूरा इकोसिस्टम खत्म होने का खतरा रहता है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो मधुमक्खियां हैं ना, हनी बीज, राइट, बीच में काफी, इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे जो स्पीशीज है मधुमक्खी के, राइट, वो एंडेंजर्ड हैं, उनको वो खत्म होते जा रहे हैं, राइट। तो आपने शायद पढ़ा होगा कि अगर मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी तो साथ साथ में हमारे बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें से राइस, वीट, ओके, मक्का, ये सब जो है, द दिस थिंग, देन द फ्रूट्स, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन जो है, फ्रूट का बनना ही ये हनी बीज पे निर्भर है। तो अगर एक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स खत्म हो गए तो हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है वो खत्म होने के डर से वी हैव टू टेक केयर, और वी हैव टू प्रिजर्व द करंट बायोडाइवर्सिटी। करेक्ट है? आई होप दिस इज मेकिंग सेंस पीपल। जितने भी चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और मैं इतना आपको स्ट्रेस दे रही हूँ, बिकॉज ये आपके एग्जामिनेशंस में काम आएंगे। एंड लाइक आई कीप टेलिंग यू, हम आगे जाके नीट के लिए भी बहुत सारे वीडियोस शेयर करने वाले हैं। सो अगर आप अभी से अपना 11th स्टैंडर्ड का बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो जब भी आप नीट फॉलो करेंगे तो इट विल बी दैट मच इजियर फॉर यू। करेक्ट है? सो आई होप दैट दिस मच इज अंडरस्टूड। ऑल राइट। सो now we go ahead. All right, we were looking at biodiversity parks yesterday, अगर आपको याद है। So I finished with that biodiversity thing, जो preservation वाला situation था। Correct है? Okay, so we have understood that, I'm coming back to this, we finished with biodiversity parks and now we are looking at systematic classification जो है ना, वो क्यों इतना important है। तो वापस हम अपने मेन टॉपिक पे जरा आ जाते हैं।
कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स को किस तरीके से करना चाहिए। सो ये जो सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है, ये हमको किस चीज में हेल्प करता है, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। करेक्ट है। एंड ये सब समझने के लिए आपको नॉट ओनली क्लासिफाई करना पड़ता है, यू हैव टू ऑल्सो स्टडी बायोडाइवर्सिटी। करेक्ट। सो अगेन दीज पॉइंट्स आई हैव हाईलाइटेड हियर। तो आप जब आंसर्स लिखते हो कि वाई क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, ओके, you have to figure out that where to insert these points as well. Is this much clear to you? Right? Okay. Let me just go ahead. Let's talk about taxonomic keys. ठीक है। सो ये जो वर्ड है की, है ना, की जो है ये भी एक टैक्सोनॉमिक एड है। तो हम टैक्सोनॉमिकल एड्स ही डिस्कस कर रहे थे बिफोर आई जस्ट डिड दैट स्मॉल बॉक्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओके, वो एक अलग टॉपिक है, बट क्योंकि वो उस पेज पे था आई फिनिश्ड इट। राइट, वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद आवर डिस्कशन ऑन टैक्सोनॉमिक एड्स। सो टैक्सोनॉमिक एड्स का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है की। तो की क्या है एग्जैक्टली? कीज को हम हर्बेरियम में या जब भी हम कोई भी क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं तो साइंटिस्ट टैक्सोनॉमिकल कीज यूज करते हैं फॉर क्लासिफिकेशन। करेक्ट है। तो क्लासिफिकेशन मतलब क्या, उसको कौन से स्लॉट में हमको डालना है, ये प्लांट को हम एंजियोस्पर्म में डालें, पॉलीपेटाले में डालें, ओके, सो विच पर्टिकुलर कैटेगरी वी शुड पुट इट इन, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। करेक्ट। तो ये जो कीज है ना, ये कैसे बनते हैं? हर एक की में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब ऑपोजिंग कैरेक्टर्स या ऑपोजिट कैरेक्टर्स। ओके, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सो if I'm doing a key or I'm making a key for say a plant which is say a rose plant. ओके, तो आई टेक वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रोज प्लांट। मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं कैरेक्टर्स, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट अ की इज। करेक्ट। सो आई टेक माई रोज प्लांट एंड आई पुट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड आई से लीफ स्ट्रक्चर। ओके, लीफ स्ट्रक्चर, और उसमें मैं दो कैरेक्टर्स लिखती हूँ। तो लीफ स्ट्रक्चर, इज इट आइसोबाइलैटरल और इज इट डॉर्जोवेंट्रल? मतलब या तो ये टिपिकल आपका पत्ता जैसे फ्लैट लगता है वैसा है, या तो घास के पत्ते जैसा है। राइट, तो मैंने दो कैरेक्टर्स कर दिए। लीफ है, ये या तो आइसोबाइलैटरल है, इज इट एन आइसोबाइलैटरल और इज इट अ डॉर्सोवेंट्रल? तो जब भी आप देखते हैं लीफ को, आप उस पर टिक करेंगे कौन सा टाइप का लीफ है। सो ओके, इट इज डॉर्सोवेंट्रल, तो यू टिक ऑन दैट। सो अंडरस्टैंड द की इज टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कौन सा कैरेक्टर है? या तो लीफ ऐसा है या वैसा है, जिस पे करेक्ट है उसको आप टिक करते हैं। तो वन ऑफ द कैरेक्टर्स गेट्स एक्सेप्टेड, तो ऑटोमेटिकली दूसरा रिजेक्ट हो जाता है। राइट, तो लीफ या तो आइसोबाइलैटरल हो सकता है या तो डॉर्सीवेंट्रल हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते। तो जो लीफ आपको दिखता है, तो नाउ यू कम एज अ स्टूडेंट एंड यू आर ट्राइंग टू क्लासिफाई योर प्लांट, तो आप मेरा की उठाएंगे। मेरे की का फर्स्ट क्या था स्टेटमेंट? लीफ स्ट्रक्चर, आइसोबाइलैटरल और डॉर्सीवेंट्रल। तो आप अपने स्पेसिमेन को देखेंगे, जो भी लीफ का शेप होगा यू विल जस्ट टिक दैट, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? फिर नेक्स्ट वन विल कम कि ओके, लीफ में वेनेशन किस तरीके का है, रेटिकुलेट है या पैरेलल है? तो आप वापस अपने लीफ को देखेंगे, रेटिकुलेट है, आप उस पर टिक करेंगे, दूसरा वाला रिजेक्ट हो जाता है। सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ की, है ना? जब भी आप किसी चीज को क्लासिफाई करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ कुछ कैरेक्टर्स आपके माइंड से निकल जाए। तो कीज जो है वो आपको हेल्प करते हैं कि अच्छा मुझे ये भी स्टडी करना है, रूट टाइप देखना है, मुझे स्टेम टाइप देखना है, मुझे सीड का प्लेसेंटेशन देखना है, मुझे आई हैव टू सी। तो कीज गिव यू द कैरेक्टर्स, द क्राइटेरियन जिस बेसिस पे आपको क्लासिफिकेशन करना है। राइट, जो स्टेटमेंट आप लिखते हैं वो स्टेटमेंट को बोलते हैं लीड। करेक्ट है। तो लीडिंग स्टेटमेंट इन इन दिस केस क्या हो गया? लीडिंग स्टेटमेंट ये हो गया कि व्हाट इज द शेप ऑफ द लीफ, ये मेरा लीडिंग स्टेटमेंट हो गया। राइट, और जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं उसमें से मैं किसी एक को चुनूंगी। सो इट इज लाइक अ वन स्मॉल कार्ड जिसपे एक स्टेटमेंट है, उसके दो ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं, फिर नेक्स्ट कार्ड, उसमें एक स्टेटमेंट, फिर दो ऑपोजिट कैरेक्टर्स। राइट, टिपिकली
कीज जो है ये एनालिटिकल होते हैं. एनालिटिकल मतलब दे विल बी वेरी स्पेसिफिक. आई कैन नॉट आस्क जनरलाइज्ड क्वेश्चंस, है ना. जो मेरा की होना चाहिए बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए. शेप ऑटोमेटिकली इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक. अगर 15 20 30 40 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं तो फिर मैं उसका वो स्टेटमेंट को एज अ की यूज नहीं कर सकती. राइट नाउ यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है ये एंड हो जाता है. करेक्ट है. तो आगे का जो क्लासिफिकेशन है वो आप नेक्स्ट चैप्टर में मेरे साथ ही करेंगे. राइट नाउ देर आर सम स्मॉल इंफॉर्मेशन हियर. जैसे साइंटिस्ट जो हैं डॉक्टर अगरकर, ये बहुत लीडिंग बॉटनिकल साइंटिस्ट रहे इंडिया के. ओके नवंबर 1884 में मालवन में उनका जन्म हुआ. एंड ही इज क्रेडिटेड विथ एक्सप्लोरेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. करेक्ट. तो बहुत उनका मतलब योगदान रहा. ही हैज कंट्रीब्यूटेड इन ह्यूज नंबर ऑफ वेज. करेक्ट. और उन्होंने क्या किया था जब वेस्टर्न घाट्स में वो स्टडी कर रहे थे ना, तो वहां पे उन्होंने एक फ्रेश वाटर जेलीफिश ढूंढ के निकाला. राइट. और अब तक ये मतलब धारणा थी कि ये जो दिस जेलीफिश वाज ओनली फाउंड इन अफ्रीका. मतलब लोगों को लगता था कि अरे इंडिया में तो ये है नहीं. बट उन्होंने इसको वहां पे ढूंढा, उसको क्लासिफाई किया और फिर उन्होंने बहुत बड़े जर्नल नेचर में उसको पब्लिश किया. करेक्ट है. एंड एट दैट टाइम जो म्यूजियम ऑफ कोलकाता के जो सुपरिंटेंडेंट थे लाइक वाज डॉक्टर आनंदेल. करेक्ट. इन्होंने हेल्प किया डॉक्टर अगरकर को. एंड अगरकर जी ने ही कलेक्टेड लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेसिमेंस. ओके प्लांट एनिमल बहुत उन्होंने वर्क किया इस पर्टिकुलर इसमें. एंड the credit has been given कि पूना में you have this very big institute called the Agarkar Research Institute which is named after Agarkar, right? So it is the ARI. Okay, so ये थोड़ा extra information था. एंड दिस इज अनदर थिंग जो अगेन आप नीट पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम करेंगे तो वी विल सी दिस कंसेप्ट अगेन कि कभी कभी कुछ कुछ एरियाज में जैसे इंडिया में बहुत जगह पे आप ये देखेंगे कि पर्टिकुलर जो फॉरेस्ट में रहने वाले कम्युनिटीज है ना वो लोग वहाँ के लोकल झाड़ को और एनिमल्स को होली मानते हैं. मतलब वो ये सोचते हैं कि इट इज मतलब भगवान मानते हैं उनको. दे वर्शिप. राइट. सो अगर कोई ऐसा फॉरेस्ट एरिया है जिसको वहाँ के लोकल लोग पूजते हैं, दे कंसिडर इट सेक्रेड और होली, तो उस एरिया को हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रोव. सेक्रेड मतलब भगवान से जो रिलेटेड रहता है और ग्रोव मतलब छोटा सा फॉरेस्ट. सो भगवान का फॉरेस्ट दैट इज व्हाट इट मीन्स. राइट. एंड ये ऐसे जो सेक्रेड ग्रोव्स हैं इनको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो है दिस इज कॉल्ड द IUCN. अगेन आप इसके बारे में 12th के पोर्शन में स्टडी करेंगे. तो IUCN भी ऐसे एरियाज को सेक्रेड एंड नेचुरल साइट्स मानती है. करेक्ट है. सो with that we have come to the end of the first chapter. Okay, I hope that it has made some difference to your study. I hope आपके concepts थोड़े clear हुए हैं. Thank you very much for the support that you have given me. You have liked and shared and many of you have subscribed to my video. मेरा request रहेगा कि please continue to do so. मेरे पास बहुत सारा मैटर है जो मैं अभी स्लोली एंड स्टडीली मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहूंगी. सो प्लीज फॉलो, प्लीज लाइक इट, कमेंट इट एंड बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो सब्सक्राइब भी हो जाएगा. तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे. एंड इफ देर इज एनीथिंग दैट यू वांट मी टू डू, आपको अगर ऐसा लगता है कि ओके ये पर्टिकुलर पार्ट मुझे नहीं समझ रहा है, वो किसी भी टाइप का बायोलॉजी हो, ऑल राइट, प्लीज जस्ट ड्रॉप अ मैसेज टू मी और जस्ट राइट अ कॉमेंट इन द बॉक्स and I will try to make the content on that as soon as possible. Okay, I'm also planning to do few contents in English which will also come up. So please continue to follow it and please drop your comments and suggestions. Thank you very much and keep studying.